नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आपको भी मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शक अच्छे होंगे और हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक काफी समय बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो है पहली बार वहां पर इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं इस समय। और जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 2 चरण के इलेक्शंस तो वहां पर खत्म हो चुके हैं। और काफी अच्छी वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आई है। अगर हम बात करें लास्ट जो है जहां पर हुई है तो 50% से ज्यादा हुई। और अगर फर्स्ट वोटिंग फेज की बात करें तो करीब करीब 60% से ज्यादा वहां पर वोटिंग हो चुकी है। तो 61.38%। जी, फर्स्ट फेज में 61.38% जो है वहां पर वोटिंग परसेंटेज रही है। तो काफी भारी मात्रा में जो है लोग बाहर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सवाल फिर यही है कि किस चीज के लिए वहां पर वोटिंग हो रही है? क्या डेवलपमेंट के लिए हो रही है? क्या रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे ज्यादा वोटिंग हो रही है? या फिर क्या ऐसे बड़े रीजंस रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इस समय वोटिंग हो रही है? तो मतलब आप क्या सोचते हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसका सबसे बड़ा मेन अट्रैक्शन क्या है लोगों के बीच में कि वो आकर इस समय जो है बाहर इतने लंबे टाइम तक खड़े होकर और वोटिंग कर रहे हैं? क्या मेन रीजन है? देखिए, कश्मीर की जनता ने बहुत कुछ झेला है बहुत वर्षों से, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा समय अब देखा, अभी आकर के आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370, इन लोगों ने एक ऐसा दौर देखा है जैसा दौर अब के पहले और टेररिज्म या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज शुरू होने के बाद ऐसा दौर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और हाल के वर्षों में, यानी मैं कह दूं कि 370 के हटाए जाने के पहले तक जो एक नए नए जो हथकंडे अपनाए जाते थे भारत के विरोध के लिए, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया जाता था, गरीब परिवारों के, उनको पैसे दिए जाते थे और उनको फ्रंट लाइन में खड़ा कर दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। और पैलेट गन्स चलते थे, लड़कों की आंखें, उनकी आंखें चली जाती थी, अंधे हो जाते थे। यही लाल चौक और कश्मीर के वो श्रीनगर के इलाके में अक्सर ये देखने में आता था। कई माओं के छोटे छोटे बच्चे मारे जाते थे ऐसी गतिविधियों में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर ये लोग अटैक करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी लंबे समय तक चुप नहीं बैठती थी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर के डेवलपमेंट में भी काफी बड़ा योगदान किया है, बावजूद इसके वहां पर जिस तरह से जो स्वार्थी तत्व थे, वहां के जो अलगाववादी तत्व थे, उन सभी तत्वों ने वहां पर बच्चों के बीच काफी पैसे बांटे और उनसे उन सभी गतिविधियों को करवाया। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था और सभी लोग डर में जीते थे और दहशत के साए में जीते थे। हर परिवार का कोई ना कोई होता था। लेकिन अभी की हालात अब बदल चुके हैं। अब वहां पर अमन के फूल खिल रहे हैं कश्मीर वैली में। आप देखेंगे तो व्यापार बढ़ रहा है, तिजारत बढ़ रहा है, फ्रूट का व्यापार बढ़ रहा है, इत्र का व्यापार बढ़ रहा है, ड्राई फ्रूट्स के व्यापार बढ़ रहे हैं। टूरिज्म अपने शबाब पर है और कश्मीर वैली में चाहे गुलमर्ग हो, कासमर्ग हो, इन सभी इलाकों में लोग घूमने जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, शिकारों में चहल पहल है। वहां के खान पान को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं या जो खान पान सर्व करते हैं, उनको उनके चेहरे पे मुस्कान है। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम है। तो एक बढ़िया समय आया है। दूसरी तरफ सेपरेटिज्म का जो दौर था, जो 370 के हटने के पहले, उस दौर की भी कुछ चीजों को इन लोगों ने कैरी किया है। उनको ऐसा लगता है कि हमें एक स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल आइडेंटिटी मिली हुई थी क्योंकि हम कश्मीरी हैं। देखिए, कश्मीर के जो ये मुस्लिम्स हैं, मैं साफ तौर पे खुल के बताऊंगा, इनकी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये अपने आप को एक तो कि मुसलमान मानते हैं,
तो साथ ही साथ मानते हैं कि हम दुनिया के दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं। वे लोग कभी भी अपने बच्चों के का शादी ब्याह भारत के दूसरे हिस्से के किसी मुसलमान से करना पसंद नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात उनके साथ ये है कि अपनी कश्मीरियत पर उनको बहुत ही ज्यादा गर्व है और कश्मीरी ब्लड में किसी भी तरह की मिलावट को वो पसंद नहीं करते। जी। अब उनके साथ ये है कि चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी पीस आ जाए, लेकिन एक दरवाजा खुल चुका है जिसमें कि भारत के दूसरे हिस्से के लोग कश्मीर में आकर जमीन खरीद सकते हैं और ऐसे कई सारे तबकों को जो खुद कश्मीर के हों लेकिन उनको रोका गया था। जैसे मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज के कई सारे दलित समाज के लोग, जी। औरतों को रोका गया था, बेटियों को संपत्ति में हिस्सा लेने से रोका गया था अगर उन्होंने कश्मीर के बाहर किसी व्यक्ति से शादी कर ली। जी, जी, तो जी। अब ये तमाम तत्व कश्मीर आ सकते हैं, वहां पे अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और वहां की नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं। पहले नौकरियों को लेकर के बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे। तो जो बाहर से जो लोग आकर के, जैसे उनके परिवार की अपनी ही बेटी जिसने कभी किसी गैर कश्मीरी से अगर शादी विवाह कर लिया है तो उसके भी सारे अधिकार छीन लिए जाते थे 370 के रहते, जी। लेकिन अब वे सब भी आ सकते हैं। वाल्मीकियों को वोटिंग राइट्स मिल गए हैं। इसके अलावा भारत के दूसरे हिस्से से भी लोग आकर वहां बस सकते हैं। तो इसको लेकर के एक फियर साइकोसिस भी उनके दिमाग में है और वो बहुत स्ट्रांग है। जी। तो आपने जो हमसे सवाल पूछा कि आज वोट ये लोग क्यों कर रहे हैं, तो देख लीजिए स्पष्ट है कि वोट इसलिए कर रहे हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ जताना है केंद्र सरकार को। हुँ। पार्शियली सरकार की जो कार्रवाइयाँ रही हैं, सरकार के जो काम रहे हैं, उनका कहीं न कहीं सपोर्ट है। दबी ज़ुबान से ही सही, न चाहते हुए भी सही, हर कोई किसी हद तक ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं, इस सरकार के दौरान अमन तो आया है, पहले से ज़्यादा अमन के हालात हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार पर चिढ़े हुए हैं इन बातों को लेकर कि उनकी 370 के दौर वाली आइडेंटिटी जो छीन ली गई है, उसमें उनकी आइडेंटिटी थी 2 तरह की, एक कश्मीरियत की और दूसरे इस्लाम की, और दे लव्ड टू बेयर देयर इस्लामिक कश्मीरी आइडेंटिटी ऑन देयर स्लीव्स, हुँ। और उसके लिए वो जीने मरने तक के लिए एक ज़माने में तैयार होते थे। कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था, जी। कश्मीर का एक अपना एंथम हुआ करता था और साथ ही साथ इनका एक सपना था कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी, और एक ज़माने में ऐसा वक़्त आएगा कि कश्मीर पूरी तरह से भारत से अलग होगा और कश्मीर सिर्फ़ कश्मीरियों का होगा। तो जहाँ एक तरफ वो चाहते थे कि पूरी कश्मीर पर कश्मीरियत लागू हो जाए और भारत के दूसरे हिस्से के किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, जी। तो अभी उन सभी सपनों पर जो पानी फिर गया उसको लेकर के सरकार के इस फैसले के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ बहुत ही जोरदार रुझान है, खास तौर पे कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में, जबकि जम्मू में है कि वहां पर चूंकि आबादी हिंदू आबादी है और हिंदू आबादी ने कश्मीर वैली में बहुत कुछ झेला है, जी। जम्मू में बहुत कुछ झेला है आतंकवाद की वजह से, तो इसलिए और साथ ही साथ सरकार ने जम्मू से लेकर के पूरे कश्मीर वैली में जो विकास के काम किए हैं, उन सभी गतिविधियों के कारण जम्मू क्षेत्र में सरकार के प्रति एक केंद्र सरकार के प्रति एक इनकम्बेंसी है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी, बहुत ही स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है कश्मीर वैली में मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन हुँ। ये है अपने आप में बहुत रोचक, हर मोदी का कट्टर विरोधी एक बात जरूर कहता है कि हाँ, ये मोदी साहब की देन है कि अब माओं के कोख नहीं उजड़ते, अब मासूम बच्चों की आंखें नहीं जाती, जी। ये मोदी गवर्नमेंट की देन है, इतना जरूर मानते हैं। लेकिन फिर वही ले दे करके आ जाते हैं कि उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है, सरकार ने सब कुछ फिर उसके बाद ठीक उल्टी बात करना शुरू करते हैं। जी। एक तरफ क्या कि अमन चैन आया, बिजनेस बढ़ा, लेकिन क्या बढ़ा, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी महंगाई है, बच्चे पढ़ लिख करके और कुछ नहीं उनको हासिल हो पा रहा। अरे भाई, आप बताइए कि पीसफुल एनवायरनमेंट में पहले से बिजनेस कई गुना बढ़ चुका है, आप खुद स्वीकार कर रहे हो, जी। तो फिर आपके पास ये सूरत कहाँ से बनती है कि आप ये बात कहो कि पहले बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो पहले की तुलना में अब काफी हद तक कर्व किया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, फलों का व्यापार बढ़ रहा है, जूस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है कश्मीर में, हुँ। टिम्बर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है,
और जी। कई तरह की इकोनॉमिक गतिविधियां जो वहाँ की परंपरागत व्यापारी गतिविधियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो हुँ, ऐसी बात नहीं है। अब देखने वाली बात है, हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद, इन तमाम बदलावों के बावजूद कश्मीर वैली में बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिलने वाली। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर वैली में कुल 47 सीटें हैं। जी। 47 सीट्स हैं। जम्मू क्षेत्र में टोटल 43 सीट्स हैं, हुँ, लेकिन 47 सीट्स जो कश्मीर वैली की हैं, उनमें से बीजेपी सिर्फ महज 16 असेंबली सेगमेंट्स में ही अपने कैंडिडेट उतार पाई है। बाकी में बीजेपी की हालत इतनी पतली है वहां पर, यानी उसके उसका जो सपोर्ट बेस है इतना कमजोर है कि बीजेपी इवन कुड नॉट थिंक ऑफ फील्डिंग इट्स कैंडिडेट जी, जी, इन जी, रेस्ट ऑफ द सीट्स, जी। लेकिन रेस्ट ऑफ। जी, हाँ मृत्युंजय, जी। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि भई बिज़नेस खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और आपने बात छेड़ी वाल्मीकि समाज की भी कि भई वहाँ ये वाल्मीकि समाज का जो एक पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1957 या 52 के अराउंड जो है इनको लेकर जाया गया वहाँ पर वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को फॉर सैनिटेशन पर्पसेस, और लेकिन उसके बाद जो है उनको हमेशा ही दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह वहां पर जो है उनको ट्रीट किया गया। उनके पास ना तो वोटिंग राइट्स थे ना कुछ था, लेकिन वो वहां पर रह जरूर रहे थे। लेकिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से जो है उनको काफी ये फायदा हो रहा है। उनको जो एक ये था कि भाई सरकारी जॉब्स में उनको वहां पर जो रोका गया था वो उनको मिल रही है। और इसके साथ साथ अब वो पहली बार जो है करीब करीब 6 दशक के बाद जो है वो वोटिंग प्रोसेस में कश्मीर के जो है वो भाग लेने जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू में या बीजेपी के फेवर में नहीं जाएंगी ये चीजें ऐसे? देखिए, अल्टीमेटली जो वहां पर डिसाइसिव तबका है, यानी जो डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम रोल प्ले करेगा, वह है कश्मीर के मुसलमान। जी। और वो भी वैसे मुसलमान जो कहीं ना कहीं एक जमाने में उनका पूरा का पूरा यूं कहें कि कम्युनिटी ही एक सपना लेकर चलती थी कि भारत से कश्मीर अलग होगा। मैं बात बता रहा हूँ 1980s के लास्ट से लेकर के 1990s के पूरे दशक के दौरान जी। इनका एक बड़ा मजबूत सपना हुआ करता था। तो वो सपना वो कैरी होता रहा जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। उसी का नतीजा था कि इन लोगों ने कश्मीरी ब्राह्मणों को मारकर वहां से भगाया, उनकी बड़ी बड़ी तादाद में हत्या की गई। अब रह गया वाल्मीकियों का, तो वाल्मीकियों के साथ भी जो हुआ है, अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत के जो दलित हैं वो मीम और भीम की जो बात करते हैं, जी। तो मीम और भीम की व्यवस्था तो आप देख लीजिए कश्मीर वैली में है। वहां पर मीम ने भीम का क्या किया कि उनको कभी भी मैला साफ करने से ज्यादा की हैसियत उनकी नहीं थी। हम्म। तो ये तो कश्मीर एक इसका सबसे शानदार उदाहरण है, मतलब ये कह दूं कि या शर्मनाक उदाहरण है कि वहां पर भीम के समर्थकों को कभी भी टॉयलेट साफ करने वालों से ज्यादा का दर्जा उनको नहीं मिल पाया। हम्म। फिर भी अब इनकी आबादी वहां पर इतनी कम है, मैं बता दूं चंद हजार ही हैं ये लोग। तो जी। ये इतने ज्यादा निर्णायक नहीं है कि बीजेपी को सीट्स जीतने में ये कुछ कामयाबी कर, ऑफ कोर्स उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, जी। क्योंकि इन लोगों को वहां पर वोट देने के और अन्य कई सारे राइट्स मिले हैं। इनके बच्चों को सरकारी नौकरी के अधिकार मिल गए। जी। आज तक इनको सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी के एलिजिबल माना गया, चाहे कितनी भी शिक्षा हासिल कर लें। जी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हालात ये हैं कि वाल्मीकि समाज के लोगों को वहां पर इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन में पार्टी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने, वोट करने और सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिशें करने, शिक्षा हासिल करने की कोशिशें करने, इन जी। सब के अधिकार मिल गए हैं, सहजता से मिल गए हैं। लेकिन ये बात भी वहां के उन मुसलमानों को जो कंजर्वेटिव तबके के आते हैं, जो हम्म। सेपरेटिस्ट तबके के हैं, उनको ये मंजूर नहीं है। हालांकि वहां पर एक और है गडेरियों का वर्ग, जिसको बकरवाल कहते हैं, वो जी, भी बकरवाल जी। मुसलमान ही होते हैं जी। जी, जी, जी। लेकिन उनके मामले में कि ये काफी नेशनलिस्ट होते हैं और ये एकदम से पक्के प्रो इंडिया वाले लोग हैं। लेकिन जो ये कश्मीर वैली की जो राजनीति करते हैं और जिन लोगों ने
वहां पर समाज को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। जी। इन लोगों ने वहां पर कभी भी कश्मीर के विकास को पनपने नहीं दिया और हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड की इन्होंने राजनीति की और इसी राजनीति का नतीजा रहा है कि कश्मीर पिछले लगभग 3-4 दशकों से धू-धू कर जलता रहा है। जी, अब बताइए मृत्युंजय कि जी, मृत्युंजय एक बात और जो है जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है, वो है कश्मीरी पंडितों का जो एक तबका है, वो भी जो है इस बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इलेक्शंस में वोटिंग डाल रहे हैं। जो जहाँ-जहाँ मेन जहाँ कश्मीरी पंडित्स की जहाँ पर आबादी ज्यादा है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो है स्पेशल बूथ जो है वो बनवाए हैं। एक तो जम्मू में तो है ही है, साथ ही उसके साथ उधमनगर में और नई दिल्ली में भी जो है पोलिंग स्टेशन बनवाए गए हैं। तो कुल 24 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनवाए गए हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित जो है वो जाकर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक बड़ा स्टेप है कश्मीरी पंडित्स को वैली में एक बार फिर से रिस्टोर करने का, कि भाई अगर आप वहां पर फिजिकली नहीं है लेकिन एज अ वोटर जो है आपकी एक बात वहां पर चाहे शायद अभी ना हो लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर जो है वहां पर छेड़ी जाएगी। देखिए, ये बात तो बहुत लंबे समय से अभी तक चलती आ रही है कि कश्मीरी पंडितों को कब वहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको कब से वहां पर सेटल किया जाएगा। जी तो ये मुद्दा बहुत ही पुराना है, लेकिन वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क है। जिस तरह से हालात अक्सर बिगड़ जाते हैं वहां पर, तो सरकार को काफी मशक्कत करके और चीजों को रोकना पड़ता है। दूसरी ओर अब जो वहां से निकल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में वो अब रम गए हैं, रच बस गए हैं जहां भी वो गए। तो अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बसा बसाया परिवार अब फिर वहां से हटकर और दोबारा से जाना चाहेगा। लेकिन कश्मीर वैली में अगर उनके लिए कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी ना हो तो, अब जैसे उनके फलों के बगीचे थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके घर मकान थे, उनको वापस दिया जाए। उनको बसाने के लिए सरकार को सोशियो कई सारे आर्थिक पैकेज घोषित करने पड़े या करने चाहिए, तभी जाकर के एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें कि कश्मीरी पंडित इस बात पर विचार कर सकें कि हाँ, उन्हें वापस लौटना है। क्योंकि उनको तो ऐसे दौर देखने पड़े हैं जी कि परिवार की महिलाओं को उनके आंखों के सामने नंगा करके और बलात्कार किया गया और उसके बाद आरी से काट दिया गया। जी छोटे छोटे मासूम बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनको गोली मार दी गई। जी और इसके बाद वहां से उनकी बच्चियों को माइक में अनाउंस किया जाता था कि अपनी बच्चियों और बीबियों को यहाँ छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जी तो देखिए, इतनी कट्टरता आज वही लोग हैं जो जिनके लिए आज इतनी शांति का बंदोबस्त किया गया है। तो जी वो लोग भी ऐसा नहीं है कि अलग लोग हैं, वही लोग थे जिनके रहते हुए कश्मीर से इन पंडितों को भगाया गया। ये एक ज़माने में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। जी तो जब एक पड़ोसी के रहते दूसरे पड़ोसी को मार के वहां से भगा दिया जाता है और इसमें इनकी ही भी भूमिका थी, तो वैसी सूरत में वो एक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी जी और वैसा कोई जेस्चर भेजना होगा। लेकिन अभी तो कश्मीरी जो मुसलमान हैं, उनकी अपनी ही जिद नहीं खत्म हो रही कि हमें 370 को फिर से रिस्टोर करना है। जिस 370 के दौर में बच्चे अंधे हुए, माओं के कोख उजड़ गए, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, बेटियों जिन्होंने कश्मीर के बाहर शादी की, उनकी संपत्ति के अधिकार छीन गए, अपने पिता पर उनका प्यार छीन गया और साथ ही साथ वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जी उनको सिर्फ मैला ढोने वाला और टॉयलेट साफ करने वाला बनाकर रख छोड़ा गया। उसी व्यवस्था को फिर से रिस्टोर करना, यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। जी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या कश्मीर के दूसरी तंजीमें, इन जी सबको 370 वापस इसीलिए चाहिए कि ये भले ही अशांति के माहौल में रहें, लेकिन रहें तो अपनी उसी आइडेंटिटी के साथ जिसमें कि उनकी बेटियों को कोई अधिकार ना मिले, वाल्मीकियों को अधिकार ना मिले और जब चाहे तब वे कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से मार के भगा सकें जी या उनके खिलाफ हिंसा हो सके। अभी कश्मीरी ब्राह्मणों के खिलाफ
हाल में ही हिंसा शुरू हुई थी, मैं साल जी, डेढ़ जी, साल बिल्कुल। पहले की बात बता रहा हूँ। जी, इसके जी, बाद जी। बिहारी मजदूरों को टारगेट करके मारना शुरू किया। जी, बाहर से आकर के जो लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क में और दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनकी हत्या एक लाइन से करनी शुरू हो जाती है। ये जी, क्या यूँ ही हो जाता है? इसके लिए क्या अब सिर्फ बॉर्डर से जुड़ा रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इंटरनली भी वहाँ पर वैसी शक्तियों को, बाहर वाली शक्तियों को सपोर्ट किया जाता है भीतर से। जी। अब यही है, फिर भी बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने उनके हृदय परिवर्तन की भरपूर कोशिश की है, हुँ, बहुत कोशिश की है और वहाँ पर शांति है। बताइए लाल चौक में जहाँ पर कि आप खड़े नहीं हो सकते थे, टहल नहीं सकते थे, जी। आज उस लाल चौक पर कैसा बाज़ार गुलजार हो रहा है, कितना वहाँ पर रंगीनियाँ आप देख सकते हैं। तो वैसी सूरत में तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर की फ़िज़ा को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। लेकिन दिमागी जो फ़िज़ा की अभी भी जो कटुता है, जो कड़वाहट है, जो उसमें एक तरह का सड़ांधता है जिसको हम लोग कहेंगे, जी, जो रॉट है, वो रॉट कब दूर होगा, ये प्रतीक्षा करने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल। हाँ, कश्मीर की जो वादी है, उसमें बदलाव तो आया है, लेकिन दिमाग से वाद जो जो ऑर्डर है, जो माने बैड स्मेल है, वो जी। कब खत्म होगा, ओडर कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, बिल्कुल इस बार मित्र के इलेक्शन में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जी, जी, कि जी। जो कश्मीर वैली के जो वोट्स हैं वो मैक्सिमम एंटी बीजेपी और एंटी मोदी जा रहे हैं। जी, बिल्कुल जो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी जा रहे हैं, लेकिन एक बात जो और जो इस इलेक्शंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें 900 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और अगर बात करें 2008 में 400 से 450 से कुछ नंबर ज़्यादा जो है लोग जो है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन इस बार जो है 900 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है एज इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। तो इसको आप कैसे व्यू करते हैं कि इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो खड़े हो गए हैं? क्योंकि जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तो यही कह रही है कि भाई ये तो सब बीजेपी के स्टूजेस हैं और नंबर काटने के लिए जो है इनको एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया गया। सबसे पहली बात है कि इतनी संख्या में इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट्स खड़े होने का साहस कर पाए, इसकी वजह क्या है? तो देखिए पहले होता ये था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास ज्यादा सुविधा और सुरक्षा नहीं होती थी, जी। तो कभी भी इनकी कोई भी हत्या करके और उस विधानसभा चुनाव को कैंसिल करा लेता था। हम्म। तो इस वजह से हिम्मत नहीं हो पाती थी। लेकिन अब चूंकि फिजा बदल गई है और वहां पर कम से कम पॉलिटिशियंस अपने आप को काफी हद तक सेफ मान रहे हैं, ऐसी सूरत में अब इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अभी इतना तय है कि भले ही केंद्र सरकार के खिलाफ इनको वोट करना है, लेकिन पैटर्न वही है, बदलाव करेंगे तो डेमोक्रेटिक तरीका है वहां पर, यानी वोटिंग के जरिए ही अपनी आवाज वहां पर लोग मुखर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम्म। ऐसे में लोगों का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी। लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं और जब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ते हैं तो जिसको जहां से भी अपने उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का मौका मिलता है, चाहे किसी पार्टी का टिकट हासिल करके या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के, लोग अपना जोर आजमाइश करते हैं, अपने अपना भाग्य आजमाते हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर ये भी है कि कहा जा रहा है कि इंजीनियर राशिद ने भी अपने काफी सारे लोगों को इलेक्शन में खड़े कर दिए हैं। हम्म। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने काफी सारे प्रॉक्सीज को खड़े किए हैं इलेक्शन में, जी। ताकि वे वहां की कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, पीडीपी और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन लोगों की सीटें कम कराई जा सकें। तो उस बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा आपको अपना एक विशेषज्ञता पूर्ण कोई विचार नहीं बता सकता, हम्म। क्योंकि इसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं है, या मैं यूं मानता हूं कि यह समझने के लायक विषय ही नहीं है। हम्म। लेकिन इतना तय मानिए कि जो ये लोग लड़ रहे हैं ज्यादा संख्या में इंडिपेंडेंट्स, ये इस बात का एक संकेत है कि कश्मीर के लोग काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर के और अपने एस्पिरेशन को पूरा करते हुए डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना, वहां पर लोकतंत्र को मजबूत करना, जी। इन सभी चीजों को अब अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है। जी। मेरी यही मान्यता है। जी। जी।
जी, जी, बिल्कुल मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि डेफ़िनेटली अब धीरे-धीरे जो है डेमोक्रेसी वहाँ पर एक बार फिर से जो है वापस आ रही है। इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक वहाँ पे प्लस पॉइंट है, लेकिन देखना होगा कि एक चरण का भी इलेक्शन बाकी है। उसके बाद जब रिजल्ट्स आएँगे, तब देखेंगे कि क्या वहाँ पर लोगों के क्या दिल में था, क्या वो क्योंकि दोनों ही, अगर बात करूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दोनों ने ही जो है खुले मुखर रूप से बोला है कि भाई कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो वापस लाने की वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये तो अब समय ही बताएगा कि क्या जो है किस करवट कूट जो है वो बैठेगा, लेकिन हाँ, इसका इंतजार हम जरूर करेंगे जब रिजल्ट जो है। आपको एक बात बताऊं, जी, प्राइम जी, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया है कि वो सिर्फ मोदी है या सिर्फ बीजेपी ही है जो कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो उनको वापस जी, दिलाएगी। तो एक तरह स्टेटहुड से वाला मोदी जो ने एक, हाँ जी, स्टेटहुड वाली जो एक बात है, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी वजह से आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अभी, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले भी जो है कश्मीर के बारे में ये कहा था कि वो कोशिश जरूर करेंगे कि भाई कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो उसको वापस जो है री इंस्टेट करें। तो डेफिनेटली शायद जो है भीतर खाने से ये सभी पार्टियां जानती हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड का वापस आना। और ये भी शायद एक मेक और ब्रेक जो है एक बड़ा एक मुद्दा है कश्मीर में इलेक्शंस के लिए। लेकिन क्या ये मुद्दा जो है इतनी तूल पकड़ पाएगा, और क्या वोटर सिर्फ इसी को लेकर जो है वोट डाल रहे हैं, ये इस बात का नतीजा जो है हमें पता चलेगा जब इलेक्शंस के नतीजे रिजल्ट। जी, बिल्कुल, नतीजे हमारे सामने आएंगे। बहरहाल इस पॉडकास्ट में आज सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।